देख रहे हैं मेगा एग्जिट पोल। बिहार में इस बार रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बना है। मतदान में बिहार के लोगों ने इस बार इतिहास रच दिया है। अब इतिहास एक और रचना है और वो है सरकार का। जनता ने नेताजी की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है और अब फैसला आएगा 14 नवंबर को। लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए न्यूज 18 लेकर आया है मेगा एग्जिट पोल, जो जनता के बीच जाकर किया गया है। और इस मेगा एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार को बहुमत मिल रहा है। मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। मेगा एग्जिट पोल के हिसाब से 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। 14 नवंबर को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेगा एग्जिट पोल के ये आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े मेगा एग्जिट पोल के, जो इशारा करते हैं कि एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकी के खाते में 5 से 10 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 14 नवंबर को नतीजे हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कहता है, न्यूज 18 पर आप सबसे सटीक सबसे पहली तस्वीर इन आंकड़ों की देख रहे हैं। और ये आंकड़े एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। 140 से 150 सीटें इस एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए के खाते में जा सकती हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट आंकड़े 14 नवंबर को आएंगे। सबसे तेज सबसे सटीक आंकड़े न्यूज 18 आपको दिखाएगा। 14 नवंबर को भी रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले जो एक एग्जिट पोल का अनुमान है, जो एक अच्छा खासा सैंपल साइज लेकर किया गया सर्वे है, जो इस तरफ इशारा करता है कि एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा बाकी के खाते में 5 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। देखिए 243 सीटों में से जहां 2 चरणों में बिहार का चुनाव हुआ है, पहले चरण में 121 सीटों पर, दूसरे चरण में 122 सीटों पर। और ये अब आंकड़े जो एग्जिट पोल के हैं वो इशारा ये कर रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिल सकती है और सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से नजर आ रही है। लेकिन यहां पर महागठबंधन के खाते में भी 85 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। अब ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो 14 नवंबर को ही कंफर्म होगा। लेकिन उससे पहले ये आंकड़े आप देखिए पार्टी वाइज। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के खाते में 55 से 65 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जेडीयू के खाते में 60 से 70 सीटें इस आंकड़े के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से। एलजेपीआर के खाते में 10 से 15 सीटें जा सकती हैं और एचएएम के खाते में 0 से 5 सीटों का अनुमान। आरएलएम के खाते में भी 0 से 5 सीटें जाने का अनुमान इस एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रहा है। बीजेपी को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान। और इसके अलावा महागठबंधन के लिए भी देख लीजिए, आरजेडी को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 15 से 20, सीपीआई-एमएल को 10 से 15 सीटें, सीपीआई को 0 से 5 सीटें, वीआईपी को 0 से 5 सीटें, तो वहीं आरजेपी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। ये महागठबंधन की जो पार्टीज हैं उनके एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उनके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। ये आंकड़ा हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाया कि महागठबंधन में जो पार्टीज हैं, आरजेडी की बात आप कर लीजिए, कांग्रेस की बात आप कर लीजिए, सीपीआई-एमएल की बात आप कर लीजिए। कांग्रेस 15 से 20 सीटें यहां पर इस आंकड़े के हिसाब से, आरजेडी 50 से 60 सीटें इस आंकड़े के हिसाब से। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के खाते में 85 से 95 सीटें और एनडीए के खाते में 140 से 150 सीटें इस आंकड़े के हिसाब से जा सकती हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट है, एग्जैक्ट आंकड़े, एग्जैक्ट स्टेटस आपके सामने होगा। लेकिन ये एग्जिट पोल फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं कि 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं 85 से 95 सीटें। और इस बार जो बंपर वोटिंग हुई है, आप देखिएगा बिहार में जो बंपर वोटिंग इस बार हुई है, पहले चरण में 65% वोटिंग और दूसरे चरण में शाम को 5 बजे तक 67% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। अब ये वोट प्रतिशत का बढ़ता हुआ आंकड़ा किस तरफ इशारा करता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आंकड़े आपके सामने हैं मेगा एग्जिट पोल के, किसे कितनी सीटें, एनडीए को 140 से 150, इसके अलावा एमजीबी को 85 से 95 सीटें, यानी कि महागठबंधन को 85 से 95 सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रही हैं।
और डीवी रिसर्च, ये अलग अलग पोल्स का आप देख सकते हैं, पोलिंग एजेंसीज का जो आंकड़ा है, डीवी रिसर्च का, कामाख्या एनालिटिक्स का, चाणक्य स्ट्रैटेजीज का, पीपल्स इनसाइट का, मैट्राइज का, ये जो आंकड़ा है ये क्या कहता है? आप ये अगर आप देखिए 5 ये हैं पोलिंग एजेंसीज, इन पांचों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहां पर एनडीए को ही बहुत ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप चाणक्य स्ट्रैटेजीज का देखेंगे तो इसमें अगर महागठबंधन की बात करें तो उसके खाते में भी अच्छी खासी सीटें नजर आ रही हैं। फिर अगला पोलिंग एजेंसीज के खाते जो आंकड़े हैं वो हमने आपके लिए टीवी स्क्रीन पर रखे हैं, पीपल्स पल्स का, पी मार्क का, जेवीसी का, प्रजा पोल का, जेवीसी एग्जिट पोल का। तो ये आंकड़े फिलहाल बताते हैं कि एनडीए को यहां पर जो है जीत मिलती हुई, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हैं। संतोष सिंह परिवार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हैं। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आप ही के साथ करते हुए, एग्जिट पोल ज्यादातर, बल्कि यही कहेंगे कि सभी एग्जिट पोल इसी तरफ इशारा करते हैं कि एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल देखकर तो मन में बहुत खुशी हो रही होगी डॉक्टर दुर्गेश। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल हैं और जो एग्जैक्ट पोल रिजल्ट्स आएंगे, हम इससे कहीं और आगे निकलेंगे। क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देने का काम किया है। और जब आप जनता के हित के काम करते हो, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम करते हो, तो जनता आशीर्वाद देती है। और निश्चित रूप से हमारी जो सोशल जस्टिस की जो योजना है, जनता देश भर में उसको निश्चित रूप से उस चीज को अप्रिशिएट कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से हम जनता के बीच में गए, जिस तरह से, और हमारा जो विपक्षी दल है उसके नेता राहुल गांधी पूरे भरे चुनाव में मध्य प्रदेश में पुशअप्स लगाते हुए दिखे, तो यह इस बात का द्योतक है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। हम सोशल जस्टिस की जो हमारी योजनाएं थी उसको लेकर हम जनता के बीच में थे। माननीय मोदी जी की गारंटी, नीतीश कुमार जी की जो संकल्प था, उसको लेकर हम जनता के बीच में थे। और जो आप देख रहेंगे कि जो एग्जिट पोल है वो कई एनडीए को बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। और जो हमारा सुशासन है, जो हमारा विकास के काम है पूजा जी, उसको जनता आशीर्वाद देने का काम कर रही। आज आप मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, 21 साल से हम मध्य प्रदेश में जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही। इसका मेन कारण है कि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास को लेकर जनता के बीच में जाते हैं पूजा जी। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश। संतोष सिंह परिहार जी बताइए, कह रहे हैं विकास की बात लेकर, मुद्दे लेकर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, सुशासन की बात हम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, तो ये एग्जिट पोल आपके लिए चौंकाने वाले नहीं होंगे? संतोष जी। देखिए पूजा जी, एग्जिट पोल चौंकाने वाले नहीं, एग्जिट पोल से थोड़ी कुछ हो रहा है। 14 नवंबर को इंतजार करिए आप, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक सरकार की बात है, तो सबसे ज्यादा जो है घोटाले बिहार में हुए, और बिहार में स्थिति ऐसी है कि जो है सारे जो है बाहर नौकरी करने लोग जानते हैं। तो जो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए आप, और आपको दिखेगा। हमारे दुर्गेश केसरवानी जी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश की स्थिति सबको मालूम है, किसान बेहाल है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो है नारायण टैक्स चल रहा है, घर घर शराब जाती है, नारायण टैक्स वसूला जाता है, पूरे अवैध प्रॉपर्टी के काम हो रहे हैं, अवैध पड़े चंदा मामा टैक्स। देखिए सरकार, देखिए अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, आपको लगेगा बिहार के अंदर वहां तो निश्चित तौर पे जो तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। और मध्य प्रदेश में भी स्थिति क्या है कि आज चुनाव कर लो तो 40 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की। हो क्या रहा है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है। ये आईएएस ब्यूरोक्रेट हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। लूट प्रदेश बन गया है, हर 15 दिन में कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये जनता जवाब देगी। और आप थोड़ा इंतजार। संतोष जी बताइए, ठीक है, बिहार में खुद गया था मैं, बिहार में आंधी चल रही है, आंधी, तेजस्वी की आंधी चल रही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। पहले के क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ इस एग्जिट पोल पर। सतीश एलिया जी, क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में नतीजों में तब्दील होंगे? क्या वाकई एनडीए को जो बढ़त मिलती हुई, सरकार बनाते हुए एनडीए क्लियर दिख रही है, बिहार में ऐसा ही होगा लगता है आपको? देखिए, एग्जिट पोल एक साइंटिफिक प्रक्रिया है
और अभी तक का जो जब से हमारे भारत में एग्जिट पोल शुरू हुए हैं तो उसमें एक दो बार को अगर छोड़ दें हम तो ज्यादातर बार वो एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल से बहुत मिलते जुलते रहे हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि उलट नतीजे आए, खासकर जैसे 2018 में मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का हम जो कहते हैं एकदम नतीजे बिल्कुल विपरीत आए थे, जैसा कि सर बिहार में भी पिछली बार एग्जिट पोल के नतीजों से उलट उलट ही आए थे एग्जैक्ट नतीजे। लेकिन ये इतनी दूर से बैठ कर ये बहुत साफ देखा जा सकता है कि महागठबंधन ने जो मुद्दे उठाए उन्होंने खुद ही वो मुद्दे बाद में छोड़ दिए। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जो पूरे देश में बार बार वो कहते हैं, उन्होंने बिहार में भी वो बात कही और उनके साथ तेजस्वी यादव थे, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा छोड़ दिया और जमीनी स्तर पर वहां बिहार में ये मुद्दा कहीं नहीं था। असल में दिक्कत क्या है, विपक्ष की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किस मामले में कांग्रेस या उसके सहयोगी दल पीछे रह जाते हैं, जनता की नब्ज को नहीं समझते हैं। जैसे ये वहां जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार की सरकार ने दिए, तेजस्वी यादव नौकरी का वादा कर रहे हैं और उन्होंने 10,000 रुपए पहले से देना शुरू कर दिया। तो एक तरफ वादा है, दूसरी तरफ हकीकत है। राम मंदिर बना अयोध्या में, सब पूरे देश ने देखा। अब सीता मैया का मंदिर बनने की जो बात है वो लोगों को वहां टच किया मुद्दा। महिलाओं की जो भीड़ हमने मध्य प्रदेश में दिखी थी, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ लाडली बहन योजना को लेकर, लगभग वैसी ही स्थिति बिहार में दिख रही है। तो बहुत साफ ये लग रहा है, ज्यादातर आप एग्जिट पोल देखेंगे उनके नतीजे एनडीए को 150 के आसपास सीटें दे रहे हैं और महागठबंधन को 100 के आसपास दे रहे हैं। यही स्थिति मुझे लगता है कि ये नतीजे इसी तरह के रहने वाले हैं। कांग्रेस को फिर से सोचना पड़ेगा, खासकर राहुल गांधी को, कि देश की नब्ज क्या है, देश क्या है। वो अभी तक बिहार से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, फिर से वो बिहार पर आ गए हैं और जब वो पहली बार राजनीति में उस तरह से सक्रिय हुए थे तब भी बिहार में कांग्रेस की हालत खराब थी और इस बार भी लगभग पिछले बार जैसी स्थिति रहेगी। 19 सीटों के आसपास शायद उनकी है वहां पर। मुझे लगता है उसमें एक आध सीट कम भी उनकी हो सकती है, क्योंकि जमीन को नहीं समझ रही है कांग्रेस। चुनाव के वक्त एक्टिव रहने से नहीं होता है, 365 दिन राजनीति में एक्टिव रहना पड़ता है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का एक प्रभाव है, लेकिन अकेले तेजस्वी यादव ने, उनके साथ कांग्रेस भी है और सीपीआई माले जैसे संगठन उनके साथ हैं। सीपीआई माले को आप जानते हो किस तरह का संगठन है और बिहार में उसका क्या इतिहास रहा है, लेकिन इनकी राजनीतिक एक तरह से मजबूरी है, वहां इकट्ठे होते हैं। तो जनता लेकिन इसको समझती है, जनता वास्तविक, और ये भी जमीनी हकीकत है कि 20 वर्षों से निरंजन सर, जैसा कि सतीश एलिया सर कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा कही थी, शुरू जरूर किया गया। सर आ रही हूं आपके रोजगार के लिए, सर मेरी आवाज पहुंच रही है। औद्योगिक मजदूरी सिर्फ 5% है वहां, 5% लोगों को उद्योगों में काम मिलता है। मतलब हालात बिहार के बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन एक होप है। सर मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सतीश एलिया सर मैं आपके पास लौटती हूँ। निरंजन सर, जैसा सतीश सर बात कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन फिर बीच में कहीं ना कहीं वो मुद्दा हल्का पड़ता हुआ नजर आया। इस बार आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल देखने के बाद, क्या बाद में चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार फर्जी वोट और ये वोट चोरी, ये सब मुद्दा बोलने की जरूरत पड़ेगी, ये सब बातें, या फिर एग्जिट पोल के उलट नतीजे आने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि वास्तविकता यही है कि जो विपक्ष है, आप यूं कहें कि इसके अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत रहा है। मैं तो इसके अंदर कह रहा हूं कि विपक्ष विफल हो रहा है, क्योंकि विपक्ष देश की आत्मा को, विपक्ष देश के परिप्रेक्ष्य को समझने में कहीं ना कहीं नाकामयाब है। उसका कारण ये है कि आज जिस तरीके से जमाना बदल गया, जिस तरीके से तकनीक बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की समझ बढ़ गई, उसके बावजूद विपक्ष आज भी 1980 के दशक वाली राजनीति कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गठबंधन घटक दल हैं, वो राजनीति ये करते हैं कि पहले जनता का मूड भापते हैं और उसके बाद में ड्राइंग रूम में उसकी एक पॉलिसी या उसके लिए एक नीति और रणनीति बना करके चुनाव में जाते हैं। जबकि कांग्रेस और उसके घटक दल यानी कि इंडिया गठबंधन क्या करता है कि पहले ड्राइंग रूम में रणनीति बनाता है और उसके बाद में उसको जाकर के जनता पे थोपने का प्रयास करता है कि जो चीज हम जनता को समझाएंगे वो चीज जनता मान जाएगी। अरे भाई, वो जमाना चला गया जब खबरें प्लांट की जा सकती थी, वो जमाना चला गया जब झूठ फैलाया जा सकता था। आज की तारीख में जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, और एक गांव सुदूर दूर क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से अपडेटेड है और वो एक एक मिनट की खबरें उसके पास पहुंच रही है और उसका अपना स्वयं का विवेक इतना विकसित हो चुका है कि वो अच्छे और बुरे का निर्णय करने में सक्षम है। पहली बात तो ये।
और दूसरी बात, जिस तरीके से आज विपक्ष को कुछ परसेंट वोटों की, यानी कि जो एक ध्रुवीकरण की और तुष्टीकरण की जो एक लत लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं वो लत इनसे छूट नहीं पा रही, और उसी ठीक है। के कारण किस तरीके से जनता के अंदर एक भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा जीत नहीं पा रहे। पूजा जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर बिहार के अंदर 20 वर्षों के बाद में भी एनडीए गठबंधन दोबारा से 140-150 सीटें लेकर के आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे विपक्ष को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। के बाद में भी अगर वो जी ठीक सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, क्या लगता है आपको कि क्या फैक्टर सबसे ज्यादा बिहार में इस वक्त आपके लिए काम कर सकता है इस बार के चुनाव में? क्या नीतीश कुमार के लिए एक सिंपैथी का जो बात कही जाए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था, तो सिंपैथी कहीं ना कहीं जनता के मन में है, या महिला फैक्टर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काम कर सकता है? क्या सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का, पूरी दमदारी से लड़ती है। और हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। वो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और आज जिस तरह से दोनों चरणों में वोटिंग हुई है, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने विकास पर मोहर लगाई है। और जो विकास, हमारा जो मूल मंत्र है, जो मेन फैक्टर है, वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और निश्चित रूप से वो जनता का विश्वास है कि ज्यादा वोटिंग, बम्पर वोटिंग मतलब बदलाव, जनता चाहती है बदलाव, ऐसा कहा जाता है ना। तो क्या इस बार ये बम्पर वोटिंग आप लोगों के खिलाफ जा सकती है? देखिए, कहीं कोई जनता जागरूक है, जनता को मालूम है कि उनको विकास की गंगा बिहार में बहानी है, तो वो भाजपा ही है। अंधकार को कोई पसंद नहीं करता है पूजा जी, और कांग्रेस और ये सब चीजें अंधकार की तरह। हमने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो राज भी देखा है, जब विसल बजने लगते थे 8 बजे और लाइट चली जाती थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में डेवलप करने का काम किया है। जनता भली भांति समझती है। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड नेटवर्क बनाने का काम हमने किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमारी जो सोशल जस्टिस की योजना है, वह हमारी ताकत है। हमारे माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, वह हमारी ताकत है। नीतीश कुमार जी का जो वचन संकल्प है, वो हमारी ताकत है। और जनता निश्चित रूप से उन पर वोटिंग करने वाली है। ठीक है सर। संतोष जी, आप बताइए जरा, कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती है? क्या सिर्फ आरजेडी के सहारे, या फिर आपको लगता है कि इस बार कुछ आप वोट प्रतिशत अपना बढ़ा पाएंगे कांग्रेस पार्टी? और खासतौर पर अगर सीमांचल की बात करें, क्या लगता है ओवैसी खेल बिगाड़ देंगे? देखिए पूजा जी, जो जहां तक ओवैसी की बात है, तो ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और ओवैसी की तो खाता भी नहीं खुलने वाला है। और वहां पे जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे जो पलायन का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता को छू रहे हैं। उस हिसाब से जनता ने वोट डाला है। और 14 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं खुद बिहार गया था, बिहार में मैंने देखा है, वहां पे जो है तेजस्वी यादव की आंधी है और मुख्यमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सपने पाले रहे। 2 दिन बाद समझ में आया भारतीय जनता पार्टी है क्या। नीतीश जी को माइनस करो तो भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें नहीं आएंगी वहां पे। और आज भी जो मेरा आकलन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 40-45। अगर मुझे बताइए कि अगर आरजेडी को माइनस कर दे तो कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? मैं आ रही हूँ सर आपके पास, मुझे एक सवाल पूछना है। देखिए, आरजेडी की माइनस करने वाली बात इसलिए नहीं है कि माइनस, देखिए आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन पुराना है, पहले से चला आ रहा है। इसलिए माइनस करने वाली बात तो इसलिए कि महागठबंधन हमारा पहले से चला आ रहा है। और जहां तक जो है जनता दल यू की बात है, तो वो हमारे साथ भी मिलकर महागठबंधन अच्छा, इस बार तो मुकेश सैनी की वीआईपी भी आप लोगों के साथ सपने दिखाती है। संतोष जी, मुकेश सैनी की वीआईपी भी इस बार आपके साथ है। देखिए, लोगों को भ्रम फैलाना, सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा,
ये हवाई वाली बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उसको जनता, बिहार की जनता बहुत समझदार है और अपना रिजल्ट बताएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नेताजी दांत निकाल रहे हैं, उस दिन जो है चेहरा बुझा हुआ नजर आएगा। इंतजार करिए, 14 तारीख को जो है रिजल्ट आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जहां तक अभी जो बातें कर रहे थे, एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की भी कम सीटें हुआ करती थी। और जो है लोग ये जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अभी जो बातें कर रहे हैं दिखेगा उसके अंदर। थोड़ा सा इंतजार करिए ना। मध्य प्रदेश में भी क्या स्थिति पूरी दिख रही ना पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। रिचार्ज टॉपअप के आईएएस कलेक्टर चल रहे हैं। सतीश एलिया जी से मेरा अगला सवाल है। ठीक है सर। तो लूट प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश। तो बिहार में इतनी ज्यादा वो है, रोडें नहीं है, सड़क नहीं है, पूरी बहुत स्थिति खराब है। इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कि जिन सड़कों पर आप लोगों के नेता रैलियां कर रहे थे, वो सड़कें नीतीश कुमार ने बनवाई हैं। वो कहते हैं जिन सड़कों पर आपके नेता रैलियां करते हैं। अरे कौन सी, आप देखिए कई सड़कें नहीं बनी है पूजा जी, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कई जगह सड़कें नहीं है, पता नहीं है सड़कों का। लालगंज में चले जाइए, सड़कें नहीं है, छपरा में चले जाइए, सड़कें नहीं है। मैं तो खुद गया था वहाँ पे। केवल भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है, दिखावा करती है, कुछ नहीं करती। ठीक है सर, रुकिए जरा। सतीश जी, सीमांचल को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि देखिए मैंने खुद गया था वहाँ पे, आप देखिए कई जगह सड़कें नहीं है वहाँ पे। संतोष जी, अगले बिहार आज भी पिछड़ा प्रदेश है, पहले भी था, पलायन बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सपने दिखाए, एकदम बेसब्र हो गए, सपने दिखाए केवल। रुकिए संतोष जी, रुकिए, अगले गेस्ट के पास जाने दीजिए, वो भी इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी, सीमांचल की 24 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर मुस्लिम राजनीति की बात की जाए तो मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है सीमांचल। और असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी राजनीति की शुरुआत सीमांचल से ही की थी। क्या यह कहना ठीक होगा कि बिहार के सीमांचल में असली इम्तिहान ओवैसी की मुस्लिम राजनीति का है? देखिए, पिछली बार उनको जितनी सीटें मिली थी, और हमको आपको सबको पता है कि वो सब लोग, उनके विधायक, सारे के सारे विधायक लालू यादव की पार्टी में चले गए थे, राष्ट्रीय जनता दल में। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी को शायद उतनी सीटें न मिले, 1 या 2 सीट उनको मिल सकती है। हो सकता है कोई कैंडिडेट व्यक्तिगत तौर पर बहुत स्ट्रांग हो वहां, लेकिन जो पिछली बार जो हुआ उनकी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय मुस्लिम जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जो है जाता है कांग्रेस की तरफ नहीं जाता है, वो जाता है अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की पार्टी की तरफ। वैसे ही इस बार का जो नतीजा रहेगा बिहार का, वो राष्ट्रीय जनता दल को ही सीमांचल में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। ठीक, ऐसा अनुमान मेरा है, क्योंकि ओबीसी से वहां के लोग, आप समझिए कि ओबीसी को वोट देकर या विधायक उनके जीतने के बाद वो दूसरे दल में चले जाते हैं। तो उनकी बहुत कोई क्रेडिबिलिटी मुझे लगता नहीं है कि ओबीसी को कुछ बाहर से मिलने वाला है। ठीक है सर। मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे, निरंजन पोद्दार जी से। सर, अगर हम 2025 के चुनाव में देखें तो एनडीए या महागठबंधन दोनों का स्वरूप बदला हुआ है। जैसे पिछली बार एनडीए में जो मुकेश सहनी की वीआईपी थी, वो अब महागठबंधन में चली गई है। लोजपा 2020 में जो अकेले लड़ रही थी, वो अब एनडीए का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी एनडीए से इस बार चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अकेले मैदान में है। तो ये बदला हुआ जो स्वरूप है, ये आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव के नतीजों में काम करेगा? देखिए पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से इन चुनाव में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार जो चिराग पासवान है, वो कहीं ना कहीं एक, समझ लीजिए, एक तीसरी राजनीति की भांति वो चुनाव, मतलब एक तरह का वो राजनीति का डकवर्थ लुईस की तरह काम कर रहे थे। यानी कि इधर बीजेपी के साथ थे लेकिन जेडीयू के खिलाफ थे। और दूसरी तरफ इस बार जिस तरीके से पिछली बार जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो डैमेज किया, वो इस बार कोलेटरल डैमेज करने के लिए प्रशांत किशोर दोनों ही पार्टियों के लिए यहां पे खतरनाक साबित हुए। हाँ, कांग्रेस जो है वो पिछली बार भी महागठबंधन के अंदर मैच की मुजरिम थी, और इस बार भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 56-57 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के बाद में आपको मैच की मुजरिम कांग्रेस ही नजर आएगी। और इसके अंदर आपको यह चीज भी दिखाई देगी कि जो चुनाव का मोमेंटम था, वो भी कहीं ना कहीं 2-2.5 महीने पहले जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा और ये सब करके, जबकि काम वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का होना चाहिए, वो एंटी इनकम्बेंसी ना करके, नीतीश कुमार की विफलताओं के ऊपर फोकस ना करके, और चुनावों को एक दूसरी तरफ मोड़ दे दिया, जिसका धरातल पे कहीं कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं ये चुनाव इसी
थोड़ा अब इंतजार करना होगा 14 नवंबर तक का कि एग्जैक्ट आंकड़े क्या कहते हैं। फिलहाल एग्जिट पोल जरूर एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 18 पर आप देख रहे थे सबसे बड़े मेगा सटीक विश्वसनीय एग्जिट पोल के आंकड़े। 14 नवंबर को एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है, रिजल्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।